अब हम बात करते हैं कि राजा की सेना किस प्रकार की होती थी, सेना का रखरखाव कैसे होता था, सेना में कौन लोग होते थे, सेना नायक कौन होते थे, सामंत कौन होते थे। सामंत देखो वापस शब्द आया है, मैंने पहले आपको बताया था कि सामंत शब्द याद रखें। नए प्रकार की सेना शुरू करते हैं कि राजा की सेना में पैदल सैनिक, राजा की सेना में सैनिक पैदल होते थे, रथ होते थे, हाथी होते थे और घुड़सवार होते थे। पैदल सैनिक, रथ सेना, हस्ती अर्थात हाथी सेना, हस्ती सेना है ना, और घुड़सवार अर्थात घोड़े वाले सैनिक, ये होते थे। चार प्रकार की सेना बताइए, आपको याद रखना है। तो ये तो है कि सेना में कौन कौन शामिल होते थे। पैदल सैनिक होते थे जो पैदल चलते थे, घोड़े पे चलते थे, हाथी पे चलते थे, और रथ वाले। चार प्रकार के सैनिक यहां पर थे। अब इनका जो नेतृत्व करते थे उनको सेना नायक कह रहे थे। सेना का नेतृत्व सेना नायक करते थे। जैसे आपके क्लास कैप्टन होता है ना, वैसे सेना का नायक तो सेना नायक करते थे। हर टुकड़ी का एक लीडर होता था जिसको सेना नायक कहते थे। यह आपको पता रखना है। यह जरूरत पड़ने पर राजाओं को सहायता देते थे। जो जरूरत पड़ने पर राजाओं को हेल्प करते थे अर्थात सहायता देते थे। कौन? सेना नायक। क्योंकि राजा अलग अलग सेना नायकों को जब जरूरत पड़ती तो बुलाता था। कोई इस दिशा से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है। सेना नायकों को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जमीन दी जाती थी। देखो, सेना नायकों को नकद वेतन की जगह जमीन दी जाती थी। अब वो जमीन क्यों देते थे? पैसा नहीं देते थे, रोकड़ पैसा नहीं देते थे, आज की तरह सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जमीनें दी जाती थी। अब जमीनों से वो क्या करते थे? जमीनों से वो कर वसूल करके घोड़ों की देखभाल के लिए खर्च करते, सैनिकों के लिए खर्च करते, है ना, हथियार जुटाते। इस जमीन से कर वसूल कर सैनिकों को वेतन देते, सैनिकों को वेतन देते, घोड़ों का खर्च उठाते। घोड़ों को भी खर्च तो लगता है ना, उनकी देखभाल के लिए उनकी देखभाल करते, हथियार जुटाते। और इस प्रकार के जो सेना नायक हैं वो सामंत कहलाते थे। ऐसे सेना, देखो मैंने सामंत शब्द का इस्तेमाल किया था और आपको बोला था कि बाद में ध्यान रखना, याद। ऐसे सेना नायक सामंत कहलाते थे जब राजा की शक्ति कमजोर हो जाती, जब राजा की शक्ति कमजोर हो जाती थी तो ये सामंत स्वतंत्र हो जाते। उदाहरण के लिए दंती दुर्ग, ये चालुक्यों का सामंत था, चालुक्यों का सामंत था, जिसने बाद में स्वतंत्र होकर
राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। याद रखना, 7th में आप इस डिटेल में पढ़ेंगे। स्वतंत्र होकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो ये इस तरह से आपको पता रखना है। सामंत कौन थे? सामंत छोटे छोटे जो हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि जमींदार थे जिनके पास जमीनें होती थी, जो सेना भी रखते थे, हेल्प करते राजा को वो सेना के रूप में। जब राजा कमजोर होता तो खुद स्वतंत्र होकर के ये राजा बन जाते थे। तो वापिस देखिए इसके अंदर अभी तक हमने क्या देखा। पहले तो राजा की जो सेना थी वो सेना में पैदल सैनिक, रथ सैनिक, हाथी वाले सैनिक और घोड़े सैनिक, है ना, 4 घुड़सवार घोड़े वाले सैनिक। फिर सेना का नेतृत्व करने वाला आदमी सेना नायक कहलाता था, जो जरूरत पड़ने पर राजा को क्या देता था? राजा को सेना के रूप में हेल्प देता था। सेना नायकों को नगद वेतन न देकर के जमीन दी जाती थी। इस जमीन से टैक्स वसूला जाता था और उस टैक्स से क्या करते थे? सैनिकों को वेतन देते थे, घोड़ों का खर्च उठाते, हथियार जुटाते। ये सेना नायक क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जब राजा की शक्ति कमजोर हो जाती थी तो ये सामंत स्वतंत्र हो जाते थे और खुद राजा बन जाते थे, जैसे कि दंतीदुर्ग जो कि चालुक्यों का सामंत था और जिसने बाद में 8वीं सदी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में आप 7th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि दक्षिण में या दक्षिण भारत के अंदर वो कौन सी संस्थाएं थी जो कि स्थानीय प्रशासन में हेल्प करती थी या फिर शासन चलाती थी। देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्याय के अंत में हैं। बात करते हैं दक्षिण के राज्यों में कुछ संगठनों की या सभाओं की। तो जो अभिलेख मिले हैं ये पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की जानकारी मिलती है। पल्लव वंश अर्थात पल्लवों के अभिलेखों में अनेक स्थानीय सभाओं की चर्चा है। स्थानीय सभाओं या संगठनों की चर्चा की गई है। क्या है? सबसे पहला है जो संगठन है वो है सभा। सभा, नाम ही इसका सभा है, याद रखना। इसको कहते हैं सभा। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। वे लोग जो ब्राह्मण थे और जिनके पास जमीनें थी ना, उनका जो संगठन है वो क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। अलग अलग सभाएं होती थी और ये सभाएं काम करती थी विभिन्न समितियों के माध्यम से। कैसे करती थी कि सभाएं उप समितियों के जरिए, ये सभाएं सब कमिटी बोलते हैं, उप समितियों, ये सभाएं उप समितियों के जरिए क्या क्या काम करती थी? सिंचाई का काम करती थी, खेती के काम करती थी, सिंचाई, खेती के कार्य, बगीचों की देखरेख, सड़क निर्माण, बगीचों की देखरेख, आदि कार्य करती थी। देखरेख आगे यहां लिख दीजिए, आदि कार्य करती थी। सभा के बाद में उप समितियां, उसके बाद में एक और संगठन का नाम आता है उर। सभा के बाद में उर, जो ब्राह्मण नहीं थे उनके पास यदि जमीन थी तो उनका संगठन, तो गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। उर क्या था? गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? उर कहलाता था। आम जनता जो है वो आपको पहले भी बताया हुआ है कि आम जनता प्राकृत भाषा बोलती थी। आम जनता की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा, और जो पढ़े लिखे या जो ब्राह्मण थे उनकी भाषा थी संस्कृत।
ब्राह्मणों की भाषा, संस्कृत थी। एक यहां पर आपके कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको नाम याद रखना है। एक मैंने आपको पहले बताया था नगरम, व्यापारियों का संगठन दक्षिण भारत में, यह भी आपको पता रखना है। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा होता है। देख लेते, रिवीजन देख लेते एक बार इस बोर्ड वर्क का। हमने देखा दक्षिण भारत के राज्यों में सभाएं, ये जो संगठन थे, पल्लव अभिलेखों से अनेक स्थानीय सभाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है सभा, जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनका संगठन सभा कहा गया। सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती, सड़क निर्माण, बगीचों की देखरेख जैसे काम करती थी। फिर दूसरा जो संगठन है, और जो गैर ब्राह्मण थे उनका संगठन। आम जनता प्राकृत भाषा बोलती थी जबकि ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम और नगरम, व्यापारियों का संगठन। तो यहां से ये चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर के चारों वीडियो आपको देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, तब आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी इंप्रूव होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स देखने के लिए आप अपने जो ब्लॉग है हमारा navoeducation.blogspot.com, वहां पर इसके नोट्स देख सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे, लेकिन चैप्टर नया होगा।